नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों के अंदर ही एक टॉपिक आता है मिश्र धातु का निर्माण, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मिश्र धातु होती क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। दो धातु है जैसे कॉपर है और टिन है, या कॉपर है या जिंक है, तो इनका जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। फिर से सुनना, दो या दो से अधिक पदार्थों का या धातुओं का जो समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, समांगी का मतलब होता है कि प्रत्येक स्थान पर संगठन एक समान हो। तो दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण है उसे मिश्र धातु कहते हैं। दूसरी बात आती है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करते हैं, क्या कारण है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व ही मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके द्वारा मिश्र धातुओं का निर्माण नहीं किया जाता है, जबकि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इसका रीजन देखते हैं। कारण एक ही लाइन में याद रखना है, डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुवीय आकार डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुवीय आकार लगभग बराबर होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुवीय आकार लगभग बराबर होने के कारण डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब परमाणु आकार समान होने से क्या होगा भाई, जैसे मानता हूं ये जिंक का परमाणु है ना, जिंक के बहुत सारे परमाणु है और जिंक के परमाणु के समान ही कॉपर का परमाणु है। ठीक है, परमाणुवीय आकार लगभग बराबर है, तो जिंक का परमाणुवीय आकार जितना है उतना ही कॉपर का है। तो ये कॉपर परमाणु है, इस जिंक के परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देता है। भाई जिंक का और कॉपर का परमाणुवीय आकार बराबर है ना, इसलिए जो जिंक का जो कॉपर का परमाणु है वो जिंक के परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देगा। भाई अगर कॉपर बड़े आकार का होता है ना, ये कॉपर Cu अगर बड़े आकार का होता तो जिंक के स्थान पर नहीं आ पाता, या बहुत छोटे आकार का होता तो जिंक के स्थान पर रुक ही नहीं पाता। लेकिन इनका परमाणुवीय आकार बराबर होने के कारण जो कॉपर होता है वो जिंक को आसानी से विस्थापित कर देता है। कॉपर का और जिंक का परमाणुवीय आकार बराबर होने के कारण एक धातु के द्वारा दूसरी धातु को आसानी से विस्थापित करके समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणुवीय आकार लगभग बराबर होने के कारण एक धातु के परमाणु द्वारा दूसरी धातु के परमाणु को आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर मिश्र धातुओं के निर्माण की प्रवृत्ति होती है। डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर मिश्र धातुओं के निर्माण की प्रवृत्ति होती है। कुछ एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं। और ब्रॉन्ज के अंदर एक तो कॉपर धातु होती है, एक टिन, कॉपर और टिन, है ना। ब्रॉन्ज जो कांसा होता है, कांसा बोलते हैं ब्रॉन्ज को, तो ब्रॉन्ज के अंदर एक तो कॉपर होती है और एक टिन होती है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे, टिन प्लस Cu, है ना। सिंकू क्या है, कांसा है, सिंकू क्या है, कांसा। ठीक है, सिंकू Sn प्लस Cu, सिंकू है कांसा। अब कांसा के अंदर भी 73 से 90% तो कॉपर होता है और 10 से 25% होता है वो टिन होता है। कांसा के बारे में आप बता सकते हो ना, ब्रॉन्ज, ये नाम जरूर याद रखना। कई बार जो कंपटीशन, नॉर्मल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है ब्रॉन्ज में कौन कौन सी धातु होती है, तो कॉपर और टिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं पीतल को कहते हैं ब्रॉस, पीतल को क्या कहते हैं, ब्रॉस। ठीक है, पीतल में होता है कॉपर प्लस जिंक, यानी जिंक प्लस कॉपर, यानी जिंकू। कांसा में सिंकू,
पीतल में होता है जिंको। पीतल के अंदर कौन कौन सी धातु होती है? जिंक और कॉपर। जिसमें कॉपर ज्यादा मात्रा में होती है, 60 से 80% कॉपर होती है और 20 से 40% तक जिंक होती है। तो पीतल जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, है ना, ब्रॉन्ज। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है, ब्रॉन्ज कौन सी धातुओं की मिश्र धातु है? तो आपको बताना है कॉपर प्लस जिंक, है ना, जिंकू, जिंकू। कांसा में याद रखना सिंकू, सिंकू, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन, यानी जो कांसा और पीतल में पाए जाते हैं ना, उन सभी धातुओं का मिश्रण हो जाता है गन मेटल। इसमें इनका प्रतिशत संगठन याद रखना, 87% कॉपर होगी, 3% जिंक होगी, 10% टिन, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल, है ना, 3 आएंगे इसमें, कॉपर, जिंक और टिन। जबकि कांसा में 2 थे, कॉपर, टिन। पीतल में 2 थे, कॉपर, जिंक। जबकि गन मेटल में कॉपर भी आएगा, जिंक भी आएगा और टिन भी आएगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में आता है कॉपर, जिंक और निकल, ये याद रखना। गन मेटल में टिन आता है तो जर्मन सिल्वर में निकल। इनका प्रतिशत संगठन देखें तो 2:1:1, 2:1:1 के अंदर इनका संगठन होता है। फिर आता है 14 कैरेट गोल्ड। 14 कैरेट गोल्ड भी एक मिश्र धातु है। अब जो सोने के आभूषण बनते हैं उनमें सुना होगा आपने कि 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है या 14 कैरेट है। 14 कैरेट में तो कोई आभूषण बनते ही नहीं है, अगर गोल्ड के होंगे, सोने के होंगे तो, है ना। तो याद रखना 14 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें 54% जो मिश्र धातु है ना 14 कैरेट गोल्ड के, उसमें 54% तो गोल्ड, सिल्वर होती है, चांदी होती है 14 से 30%। 54% तो गोल्ड, 14 से 30% सिल्वर और 12 से 28% कॉपर होती है। ये 14 कैरेट गोल्ड है, ठीक है। जबकि 24 कैरेट गोल्ड होता है। 24 कैरेट गोल्ड के अंदर केवल और केवल गोल्ड ही होता है, तो इसको मिश्र धातु नहीं कहते हम, मिश्र धातु नहीं है, क्योंकि ये तो 100% गोल्ड ही है, इसमें दूसरी धातु का कोई मिश्रण है ही नहीं, ठीक है। तो गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो मिश्र धातु नहीं है, वो शुद्ध गोल्ड है, ठीक है। जबकि आभूषण वगैरह ये बनते हैं 22 कैरेट गोल्ड के अंदर। मैक्सिमम जो आभूषण बनते हैं ना वो 22 कैरेट गोल्ड के अंदर बनते हैं, यानी सोने में कुछ न कुछ चांदी या कॉपर की मिलावट करते हैं, ठीक है। तो 14 कैरेट में 54% होती है गोल्ड धातु और 24 कैरेट के अंदर 100% गोल्ड। एक आता है सोल्डर, है ना, सोल्डर के अंदर टिन और लेड, ठीक है, सीसा है ना, लेड पीबी सीसा, टिन और लेड। सोल्डर के अंदर जो धातु होती है वो होती है लेड और टिन, ठीक है दोस्तों, बता सकते हो लेड और टिन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, कांसा पीतल इन दोनों का तो मोस्ट है ही कंपटीशन की दृष्टि से भी। कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, पीतल को ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। कांसा सिंकू, सा सिंकू, है ना, याद रखना, कांसा सा सिंकू, सिंकू सिंकू, है ना। टिन सिंकू, टिन और कॉपर। पीतल के लिए याद रखना जिंकू, जिंकू, ठीक है। गन मेटल कॉपर, जिंक, टिन। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकल। 14 कैरेट गोल्ड में 54% गोल्ड होता है और 24 कैरेट गोल्ड के अंदर 100% गोल्ड होता है। ये मिश्र धातु नहीं है, 100% गोल्ड है तो। और सोल्डर में लेड और टिन। एक और याद रख लेना, स्टील। तो स्टील में
Fe प्लस कार्बन, है ना, कार्बन पाया जाता है इसके अंदर, ये याद रखना। डी ब्लॉक का कोई दूसरा तत्व नहीं होता है कार्बन, लेकिन इसको हम अंतराकाशी यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, स्टील को हम मिश्र धातु नहीं कहकर स्टील को हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो मिश्र धातु क्या होती है, डी ब्लॉक के तत्व ही मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, और कुछ एक मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, मिश्र धातुओं के लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।